तो कल हम लोग बात कर रहे थे आपका विधायी शक्ति, कार्यपालिकी शक्ति और न्यायिक शक्तियां, ये क्या क्या है। तो हम कह रहे थे कि विधायी शक्ति का अर्थ है वो शक्ति जो विधायिका उपयोग करते हैं। तो विधायिका किस शक्ति का उपयोग करती है? हमने कहा था कि विधायिका ये बताती है कि कौन सा काम किया जाना है। अगर बिल्कुल सरलतम अर्थों में बात करें तो कि विधायिका ये बताएगी कि क्या किया जाना चाहिए, मीनिंग देयर बाय लेजिस्लेटिव पॉलिसी। इसको तय करने का काम विधायिका का है, क्या किया जाना चाहिए, कौन सा काम किया जाएगा, इसे तय करना विधायिका का काम है। और उस काम को वास्तविक तौर पर करना ये कार्यपालिका का काम है। सरकार उस काम को ठीक है इनफैक्ट करती है जिसे विधायिका ने करने की इच्छा व्यक्त की है देश के संबंध में। और न्यायपालिका का काम यह है कि वो ये देखे कि विधायिका ने जिस काम को करने की इच्छा ये अभिव्यक्त की थी, क्या वही काम हुआ, और विधायिका ने उस काम को जिस ढंग से करने की अपेक्षा ये की थी क्या उसी ढंग से हुआ। और यदि ऐसा नहीं है तो कार्यपालिकीय कृत्य को असंवैधानिक या अविधिक ये घोषित कर देना ये न्यायपालिका का काम है। और जब असंवैधानिक या अविधिक घोषित कर दिया जाएगा तो जो कार्य है उसका जो मूल्यांकन है वो शून्य हो जाएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं बचता। तो विधायिका ये बताती है कि कौन सा काम किया जाएगा और किस ढंग से किया जाएगा, कौन सा काम किया जाएगा, किस ढंग से किया जाएगा। इसे बताने के लिए विधायिका जो कुछ करती है उसी का नाम विधायन है। और उस ढंग का निर्धारण और उस विषय का निर्धारण यही कानून का निर्माण या कानून का अधिनियमन यह कहलाता है। और कार्यपालिका जब उसके मुताबिक काम को इनएक्चुअल करती है तब वो कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग कर रही है ऐसा कहा जाता है। और न्यायपालिका जब कार्यपालिकीय शक्ति के प्रयोग का मूल्यांकन करती है कि वो अकॉर्डिंग टू दैट विधायिका ने जैसे बताया था वैसे ही किया गया या नहीं किया गया, तो इसे न्यायिक कृत्य का संपादन ये कहते हैं। कार्यपालिका मुख्यतः दो कामों को करती है, एक विधायिका के द्वारा जिन कामों को करना अधिकृत किया गया है वो काम करती है, और दूसरा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी सामान्य व्यवस्था बनाए रखना, यह भी किसका काम है, सरकार का यानी कार्यपालिका का। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बनाए रखने के लिए कई बार विधायिका क्या करती है कि कोई विधि ये नहीं बनाती, सामान्य प्रशासन इसे चलाने के लिए किसी विषय के संबंध में विधायिका की हो सकता कोई विधि उपलब्ध न हो, जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कानून और व्यवस्था ये बनाए रखनी है। कानून व्यवस्था जो तोड़ेगा ठीक है उसके संबंध में विधायिका ने कानून बना रखे हैं कि अगर किसी ने तोड़ा तो उसे अमुक दंड से दंडित किया जाएगा। लेकिन अमुक दंड से दंडित आप कर पाए तोड़ने वाले को, इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जरूरत होगी जो न्यायालय के समक्ष ये स्टेब्लिश करे साक्ष्य के संकलन के माध्यम से कि अमुक व्यक्ति ने विधायिका का कानून तोड़ा था। और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए माननीय विधायिका ने कोई कानून नहीं बना रखा है, ठीक है, क्योंकि अपराध ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं जिन्हें परंपरागत संपत्ति के विरुद्ध, शरीर के विरुद्ध, ठीक है, सिक्कों के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, शांति और व्यवस्था के विरुद्ध माना गया है। उनसे नई कैटेगरी के अपराध भी सामने आ सकते हैं, जैसे बिजली चोरी के संबंध में अपराध ये अब आ गया, साइबर क्राइम आया,
ठीक है, तो इन अपराधों का इन्वेस्टिगेशन जो परंपरागत इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो नहीं कर पाएंगे। अब इन अपराधों के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जरूरत है। अगर वो नहीं होगी तो इन अपराधों का, ठीक है, उचित अन्वेषण नहीं हो पाएगा, और उचित अन्वेषण के अभाव में इन अपराधों के अपराधी छूट जाएंगे। तब जो सामान्य व्यवस्था है समाज की, ये छिन्न और भिन्न हो जाएगी। तो सामान्य व्यवस्था को बनाए रखना ये भी किसका, कार्यपालिका का ही काम है। और इसीलिए आज की तिथि पर कार्यपालिकीय कृत्य को निगेटिवली डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, कि जो न्यायिक नहीं है, जो विधायी नहीं है, ऐसे सारे कृत्य कार्यपालिकीय कृत्य हैं। लेकिन कार्यपालिकीय कृत्यों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक, विधायिका द्वारा अधिकृत किए गए कामों को किया जाना, और दूसरा सामान्य व्यवस्था बनाए रखना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बनाए रखना, सामान्य प्रशासन बनाए रखना, यह भी सरकार का ही काम। मोटे तौर पर दो बातें कही जा सकती है। और निगेटिवली परिभाषित करें तो जो कृत्य विधायी नहीं है, जो कृत्य न्यायिक नहीं है, वे सारे कार्यपालिकीय कृत्य हैं। अब कार्यपालिकीय कृत्यों को करने के लिए जो दो कैटेगरीज में विभाजित है, एक कि विधायिका स्वयं बताएगी कि यह काम आप करेंगे, विधायिका ने बता दिया ये काम आप करेंगे, तो हो सकता है विधायिका ने ढंग भी बता दिया हो कि इस ढंग से करेंगे। अगर ढंग भी बता दिया तो आप उसी ढंग से करेंगे। लेकिन अगर ढंग नहीं बताया है तो जो कार्यपालिका है उसे प्रशासनिक आदेश, जिन्हें शासनादेश या गवर्नमेंट ऑर्डर कहा जाता है, उनके माध्यम से उस पर्टिकुलर काम को करने का हक सरकार को है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर उन कामों को करते समय किसी व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो शासनादेशों के माध्यम से व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जा सकता। तब विधायिका के अधिनियम में संशोधन करके इस आशय का उपबंध लाना ही होगा कि उस उपबंध की मदद से व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित किया जा सके। लेकिन अगर व्यक्ति के अधिकार अप्रभावित हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, तो यह हो सकता है कि कार्यपालिका क्या करे, शासनादेशों के माध्यम से विधायिका द्वारा अधिकृत किए गए काम को करती रहे। लेकिन जब सामान्य प्रशासन चलाने की बात आएगी, सामान्य प्रशासन जैसे एक व्यक्ति एक स्थान पर अगर लगातार रहेगा तो उस स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों से उसके राग और द्वेष के संबंध विकसित होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि क्या किया जाए, व्यक्ति को लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाए। ये सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए आदेश हैं, और ये सारे क्या कहलाएंगे, शासनादेश। सामान्य प्रशासन को चलाने के लिए विधायिका क्या करती है, वो सॉरी कार्यपालिका क्या करती है, शासनादेशों को जारी करती है। ये सारी बात कल की गई थी। अब एक सवाल उठता है कि केंद्रीय विधायिका को विधायिक शक्तियां प्राप्त हैं, केंद्रीय कार्यपालिका को कार्यपालिकीय शक्तियां प्राप्त हैं, और उनकी विधायी और कार्यपालिकीय शक्तियों का विस्तार किन विषयों पर हो रहा, सेक्शन 73 या आर्टिकल 73 यह बता रहा है। अनुच्छेद 73 बताता है कि जिन विषयों पर केंद्र की विधायी शक्ति का विस्तार है, उन शक्तियों, उन्हीं विषयों पर केंद्र की कार्यपालिकीय शक्तियों का विस्तार होगा। और सेम प्रभाव का आर्टिकल 162 है, जो यह कहता है कि राज्य की कार्यपालिकीय शक्तियां उन समस्त विषयों तक विस्तृत होंगी
जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है, या जिन विषयों पर राज्य की विधायी शक्तियों का विस्तार है, उन समस्त विषयों तक राज्य की कार्यपालिकी शक्तियों का भी विस्तार होगा, ऐसा अनुच्छेद 162 कहता है। केंद्र की कार्यपालिकी शक्तियां उन सारे विषयों तक विस्तृत, जिन विषयों पर केंद्र की विधायी शक्ति इसका विस्तार है, अनुच्छेद 73 कहता है। और राज्य की कार्यपालिकी शक्तियों का विस्तार उन समस्त विषयों तक जिन पर राज्य की विधायी शक्तियों का विस्तार है, ऐसा अनुच्छेद 162 कहता है। यानी राज्य की कार्यपालिकी शक्ति और केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति, इसके विस्तार को हमें देखना है तो हमें फिर सूचियों में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सूचियां यह बताएंगी कि केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों का विस्तार किन विषयों तक है। वो सूचियों के अतिरिक्त और कहीं नहीं लिखा है, तो हमें फिर सूचियों की ओर ही जाना पड़ेगा और उन समस्त विषयों पर कार्यपालिकी शक्तियों का विस्तार है। और कार्यपालिकी शक्ति क्या है यह हम आपको बता चुके हैं कि कार्यपालिकी शक्ति का अर्थ है विधायिका ने विधि बनाकर जिस काम को करने का जिम्मा कार्यपालिका को दिया, उस काम को किया जाना, यह कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग है। साथ ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना, यह भी कार्यपालिकी शक्ति का ही प्रयोग है। कई बार सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विधायिका की कोई विधि मौजूद नहीं होती। उस दशा में सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी शासनादेश जारी हो सकते हैं, यह भी आपको बताया गया। हमने उदाहरण दिया, जैसे विधायिका किसी विधि को, किसी कार्य को अपराध घोषित कर सकती है, लेकिन वो अपराध व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध किया जा सके, इसके लिए नई प्रकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जरूरत हो सकती है। और हो सकता है विधायिका ने किसी नई प्रकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बनाने के लिए कोई कानून बनाया ही ना हो, और ऐसी दशा में क्योंकि सामान्य प्रशासन चलाना कार्यपालिका की जिम्मेदारी है, तो वो शासनादेश के माध्यम से, ठीक है, सिर्फ शासनादेश के माध्यम से क्या कर सकते हैं, किसी नई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की स्थापना यह भी कर सकते हैं। नए प्रकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बिना किसी कानून के, जैसे इंडियन पुलिस एक्ट है, ठीक है, उसके माध्यम से पुलिस की स्थापना हुई। पीएसी इस बल की स्थापना के लिए एक्ट है, लेकिन हो सकता है एनआईए इसकी स्थापना के लिए कोई अधिनियम न भी हो, तो भी एनआईए की स्थापना की जा सकती है प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से। क्यों? सामान्य प्रशासन चलाना संबंधित सरकार का काम है। केवल एक लिमिटेशन आपके सामने रखी गई, और वो लिमिटेशन क्या है कि व्यक्ति के अधिकार अगर प्रभावित हो रहे हैं, अगर व्यक्ति के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, वो भी प्रतिकूल रूप से, व्यक्ति के अधिकारों पर कोई समस्या आ रही है, तो सरकार शासनादेशों के माध्यम से या प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से काम को नहीं कर सकती, अर्थात अपनी कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती। तब विधायिका का कानून ही चाहिए व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए। अदरवाइज सरकार विधायिका की विधि के मुताबिक, ठीक है, और विधायिका की विधि न होने की दशा में प्रशासनिक आदेशों के मुताबिक काम कर सकती है। हां, एक टेक्निक विधायिका और अपनाती है कि विधायिका स्वयं सरकार को संबंधित विषय पर कानून बना लेने का हक ये दे देती है, और ऐसा अगर विधायिका ने किया है तो सरकार जो कुछ बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यायोजित विधायन, ठीक है। लेकिन व्यक्ति के अधिकार ये बिना कानून के प्रभावित नहीं किए जा सकते, ये एक ध्रुव सत्य है, ये कभी बदल नहीं सकता। लेकिन सामान्य प्रशासन चलाने के लिए
या विधायिका द्वारा अधिकृत किए गए काम को करने के लिए व्यक्तियों के यानी नागरिकों के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना सरकार प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से भी अपने कामों को कर सकती है। यह बात आपके सामने रखी गई थी, लेकिन एक बात तय हो गई कि सरकार को वे कृत्य जो विधायिका द्वारा अधिकृत किए जाएंगे करने ही होंगे, ठीक है, और सामान्य प्रशासन सरकार को चलाना ही होगा। यह संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक जिम्मेदारी है सरकार की। तो जब सरकार को विधायिका द्वारा अधिकृत किए गए काम वो भी करने होंगे और साथ ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ये भी चलाना होगा, तो सरकार को ये सारे काम करने के लिए कर्मचारियों की जरूरत है, व्यवस्था की जरूरत है। जब तक ये नहीं होगा तब तक ठीक ढंग से काम चल नहीं सकते, क्योंकि सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी, वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वे सारे काम खुद नहीं कर लेंगे, इसलिए कर्मचारी चाहिए, तब विधायिका द्वारा अधिकृत किए गए काम किए जा सकेंगे ठीक से। अब हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अपना रखा है, दो स्तर पर सरकार ये दिखाई दे रही है, केंद्र और राज्य, और दोनों अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग ये करेंगे, और दोनों के पास कार्यपालिकी शक्ति है। किन विषयों तक? उन विषयों तक जिन विषयों पर उनकी विधायी शक्ति का विस्तार है। अब यही कोर्ट अपने में समस्या पैदा कर देता है, क्योंकि केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति देखें तो वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, और राज्य की कार्यपालिकी शक्ति देखें तो वो केंद्र के मुकाबले थोड़ी कम है। और विधायी शक्तियों का जब हम बंटवारा देखते हैं तो हमें दिखाई देता कि केंद्र की जो विधायी शक्ति है वो राज्य की विधायी शक्ति पर अधिमान लिए हुए है। यानी कुछ स्थितियों में केंद्र की विधि के मुकाबले राज्य द्वारा किया गया विधायन, ठीक है, असंगति की मात्रा तक शून्य और कुछ मामलों में असंगति की मात्रा तक अप्रवर्तनीय हो जाएगा। हम लोगों ने देखा था, कौन सा 251 की व्यवस्था देखी थी कि 249, 250, इसमें केंद्रीय विधायिका अगर कोई विधायन करती है और राज्य की विधायिका ये भी विधायन करती है, राज्य की विधायिका का कोई कानून पहले से मौजूद है और केंद्र के कानून के वो विरोध में आ गया, तो असंगत की मात्रा तक राज्य की जो विधि है वो अप्रवर्तनीय हो जाती है। ये हम लोगों ने देखा था, कहा 251 में, और 254 उसमें भी देखा था कि केंद्र की विधि के विरोध में अगर राज्य की विधि गई अर्थात असंगत हुई उससे, तो असंगति की मात्रा तक शून्य हो रही थी। हालांकि 254 सबसेक्शन 2 में एक डिवाइस निकाली गई थी कि अगर राज्य अपनी विधि को बचाना चाहता है तो वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करके राष्ट्रपति की केंद्र की पूर्व अनुमति ले सकता है और इस प्रकार अपनी विधि को बचा सकता है। लेकिन एक चीज दिखाई दे रही थी कि केंद्र विधायी शक्तियों के क्षेत्र में अधिमान रख रहा है, और संवर्ती सूची इस विषय पर जो स्थिति है वो तो यही है 254 सबसेक्शन 2 की। वहां कहा कि संवर्ती सूची इस पर अगर विधायन हुआ है और राज्य की विधि ये भी है और केंद्र की विधि ये भी है, तो राज्य की विधि को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना केंद्र की विधि के विरोध में लागू किया ही नहीं जा सकता। ऐसी बात निकल कर आई थी 254 सबसेक्शन 2 में। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र की विधायी शक्ति अधिमान लिए हुआ,
और जिन विषयों तक केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है, ठीक है, और जिन विषयों तक राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है, उन्हीं विषयों तक उनकी विधायी शक्तियों का विस्तार है। तो इससे यह भी मतलब निकल रहा है कि विधायी शक्तियों का उपयोग जिस प्रकार केंद्र और राज्य के द्वारा किया जाएगा, ठीक उसी प्रकार उनके द्वारा कार्यपालिकी शक्तियों का भी उपयोग किया जाएगा। सीधी बात निकल रही है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर केंद्र ने कोई विधि बनाई है संवर्ती सूची के विषय पर और राज्य ने भी विधि बनाई संवर्ती सूची के विषय पर, तो अगर केंद्र ने कार्यपालिकी शक्ति खुद ले ली उस विधि में, ठीक है, तो राज्य की विधायी शक्ति शून्य हो जाएगी उस संबंध में जिस संबंध में केंद्र ने कार्यपालिकी शक्ति स्वयं ग्रहण कर ली। ठीक है, क्योंकि यही विधायी शक्ति के स्तर पर डिवीजन है। विधायी शक्ति के स्तर पर भी डिवीजन यही है कि केंद्र अगर संवर्ती सूची के विषय पर विधायन करता है और राज्य भी विधायन करता है, ठीक है, दोनों असंगत नहीं होते, ठीक है, तो दोनों जीवित बने रहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि अपने अपने कानूनों को एग्जीक्यूट करने की ताकत दोनों को प्राप्त रहेगी। और अगर असंगति आ गई तो असंगति की मात्रा तक राज्य का कानून शून्य, यदि राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ली गई है 254 सबसेक्शन 2 के मुताबिक, और राष्ट्रपति की अनुमति ले ली गई, फिर दोनों विधियां लागू होंगी। अब जब दोनों विधियां लागू होंगी तो राज्य अपनी विधि के संबंध में कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करेगा और केंद्र अपनी विधि के संबंध में कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करेगा। यह बड़ी सीधी सीधी स्थिति दिखाई देती है। लेकिन एक समस्या फिर पैदा हो जाती है कि केंद्र के पास कर्मचारी कम है, ठीक है ना, केंद्र की विधायी शक्ति तो ज्यादा है, चाहे संवर्ती सूची हो, चाहे संघ सूची हो, चाहे कोई सूची हो। अब विधियां वो अधिक बना सकेंगे और उनकी विधियां अधिमान रखेंगी, राज्यों की विधियां अधिमान नहीं रखेंगी। ये बिल्कुल ठीक है। विधायी शक्तियों का बंटवारा हम लोग पढ़ चुके और उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाती है बात कि अधिमान केंद्र को ही होगा। लेकिन समस्या यह है कि केंद्र के पास कर्मचारी कम है और विधायिका जिस काम को करने का हक कार्यपालिका को दे देगी वो कार्यपालिका को करना ही होगा। यह विधायिका जिस काम को किए जाने की अपेक्षा विधि के माध्यम से अभिव्यक्त कर देगी, कार्यपालिका को वो काम करना ही होगा। आपका दिमाग जिस काम को किए जाने की अपेक्षा अभिव्यक्त कर देगा, आपकी आंखों को, आपके हाथों को वो काम करना ही होगा। ठीक है, दिमाग ने अगर अपेक्षा व्यक्त की कि दृश्य देखिए तो आपकी आंखें देखने को विवश है। अगर आपके दिमाग ने आदेश दिया कि हाथ को पीछे हटाओ तो आपका हाथ पीछे हटने को विवश है। ठीक है, तो वही स्थिति है कि अगर विधायिका ने यह अपेक्षा अभिव्यक्त कर दी कि अमुक काम होना ही चाहिए तो अमुक काम होगा ही, और काम को करने के लिए राज्य के जिस अंग की रचना हुई है उसी को कार्यपालिका या सरकार कहता है। और सामान्य प्रशासन इसे चलाना भी राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है और राज्य के जिस अंग की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है उसे सरकार ही कहते हैं। यानी सरकार को अपना काम करना ही होगा और विधायी विषय ये केंद्र के पास ज्यादा है। और जो मशीनरी है उन विधायी विषयों के
अनुपालन में जो अपेक्षाएं अभिव्यक्त की जाएंगी, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वो मशीनरी केंद्र के पास ज्यादा नहीं, क्योंकि आप केंद्र के कर्मचारी देख लो, रेलवे, पोस्टल एंड टेलीग्राफ, इनकम टैक्स, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन यानी टीवी और भारत संचार निगम, ठीक है, उंगलियों पर गिनने लायक, मिलिट्री यानी डिफेंस, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, उंगलियों पर गिनने लायक कर्मचारी उनके पास है। और जरा राज्य के कर्मचारी देखो तो जिला कृषि अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, ठीक है ना, शिक्षा में भी बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, ठीक है, उनके पास कर्मचारियों की संख्या ये बहुत ज्यादा। कार्यपालिकी शक्ति उनकी कम, क्योंकि उनकी विधायी शक्ति कम, और 162 के मुताबिक जहां विधायी शक्ति का विस्तार वहीं कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार। और केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति बढ़ी हुई, क्यों? उनकी विधायी शक्ति बढ़ी हुई, लेकिन उनके पास कर्मचारी नहीं। इनकी कार्यपालिकी शक्ति कम लेकिन कर्मचारी ज्यादा, उनकी कार्यपालिकी शक्ति बढ़ी हुई लेकिन कर्मचारी कम। अब सवाल यह कि इस स्थिति में समन्वय यह बनाना है, और इस स्थिति में ऐसी व्यवस्था को निर्मित करना है कि देश की व्यवस्था ठीक चले। तो दो ही काम हो सकते हैं। केंद्र भी अपनी कार्यपालिकी शक्ति के सम्यक उपयोग के लिए कर्मचारियों की एक फौज यह निर्मित करे। एक तरीका यह हो सकता है, और एक तरीका यह हो सकता है कि केंद्र इस बात के लिए अधिकृत रहे कि वो राज्य के कर्मचारियों, ठीक है, का उपयोग अपने कामों को कराने के लिए कर सके। दूसरा तरीका यह हो सकता है। तो अगर पहले तरीके पर हम जाएं कि केंद्र अपने कामों को कराने के लिए अपने कर्मचारियों की फौज ये नियुक्त करे, तो यह तरीका बड़ा महंगा हो जाता है। ठीक है, सारा पब्लिक फंड इन कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, ठीक है, इसी पर व्यय हो जाएगा। सारा व्यय न भी हो, यह अतिशयोक्तिपूर्ण बात हो सकती है, लेकिन एक मेजर पार्ट इस पर व्यय हो जाएगा। मेजर न भी हो लेकिन कुछ भाग ये तो व्यय होगा ही होगा, और जितना भी व्यय होगा वो अपव्यय होगा। क्यों? राज्य के पास कर्मचारी हैं, और हमारे यहां कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये अपनाया गया है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि राज्य और केंद्र के बीच प्रतियोगिता चल रही हो कि तुम ज्यादा बेहतर करोगे या हम ज्यादा बेहतर करेंगे, और जब प्रतियोगिता चलती है तो प्रतियोगिता गला काट होती है। आप किसी भी क्षण, किसी भी तरीके से अपने प्रतिद्वंदी को पीछे रखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कोई प्रतियोगी संघवाद यहां नहीं चल रहा। यहां जो संघवाद है वो कोऑपरेटिव है, सहकारी है, और यहां व्यक्ति के कल्याण की चिंता करना ये केंद्र का भी दायित्व है और राज्य का भी दायित्व है। क्यों? यहां इकहरी नागरिकता है। अब जब इकहरी नागरिकता है तो केंद्र और राज्य दोनों का दायित्व है कि वे व्यक्ति के कल्याण की चिंता करें, और व्यक्ति का कल्याण सारी विधियां इसी को सुनिश्चित करती है, क्योंकि कानून जो व्यक्ति के कल्याण को सुनिश्चित नहीं करता वो कानून ही नहीं है, वो कानून के प्रारूप में रखी हुई सनक। ये तो हो सकती है अगर वो व्यक्ति के कल्याण को समर्पित नहीं है। अगर वो व्यक्ति के कल्याण को, ठीक है, समर्पित है तभी वो कानून हो सकता है। अदरवाइज आप जो कुछ रखे हैं उसका नामकरण गलत है ये कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर केंद्र का कोई कानून है तो उससे भी व्यक्ति का कल्याण ही सुनिश्चित हो रहा होगा।
और केंद्र के कानून से पूरे देश के जो नागरिक हैं उनका कल्याण सुनिश्चित हो रहा होगा, तो उस कानून को लागू करना राज्य की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी केंद्र की, क्योंकि केंद्र के वे नागरिक, भारत के वे नागरिक जो उस राज्य की सीमाओं में रह रहे हैं, उनका कल्याण सुनिश्चित करना उस राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। और अगर राज्य ने कोई विधि बनाई है तो उससे भी व्यक्तियों का कल्याण ही हो रहा होगा, तो उसको लागू करना और उसका लागू होना सुनिश्चित करना यह भी राज्य की ही जिम्मेदारी है। तो ये युक्ति संगत दिखाई देता है कि हम केंद्र को इस बात के लिए अधिकृत करें कि वो राज्य के कर्मचारियों का उपयोग कर सके। और अधिकृत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने मल्टी पार्टी सिस्टम को ठीक अनुमति दी है, तो राज्यों में ऐसी सरकारें हो सकती हैं जो केंद्र के कानूनों को लागू करने से इनकार कर दें। आपने देखा था कि लंबे समय तक आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं हुई, लंबे समय तक आयुष्मान योजना ये पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुई, आज भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। केंद्र ने ये योजनाएं अपनी कार्यपालिकी शक्ति में ठीक है लॉन्च की हैं, कानून नहीं है इनके पीछे। ठीक है ना, हमने आपसे कहा था व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना है तो विधायिका का कानून होना ही चाहिए, अदरवाइज केंद्र अपनी एग्जीक्यूटिव पावर में शासनादेशों के माध्यम से भी कई सारे काम कर सकता है। और शासनादेशों के माध्यम से अगर उसने कोई काम किया है तो अभी हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 258 देखेंगे, वो संबंधित राज्यों को निर्देश दे सकता है किंतु उनकी सहमति से, कि वे क्या करें, केंद्र के द्वारा जो पॉलिसी एडॉप्ट की गई है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करें। 258(1) में ठीक है, और 256 ये अपेक्षा कर रहा है। देखेंगे अभी कि अगर केंद्र की कोई विधि है, और राज्य उस विधि के विपरीत जाकर अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, या यूं कहें राज्य अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार कर रहे हैं कि केंद्र की जो विधि है उसके लागू होने में दिक्कत आ रही है, तो केंद्र निर्देश जारी कर देगा प्रशासनिक, और राज्य को केंद्र के निर्देशों को मानना ही होगा। और अगर नहीं मानेंगे तो 365 अनुच्छेद है और फिर 356 का उपयोग यह भी हो सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए, विधि होनी चाहिए, कानून होना चाहिए। ठीक है, केंद्र का कोई कानून होना चाहिए, तब दे सकते हैं निर्देश। कानून नहीं है तो नहीं दे सकते। यानी प्रशासनिक ताकत में अगर उन्होंने कोई चीज लागू की है, ठीक है ना, तो या तो 258 सबसेक्शन 1 में निर्देश दें। 258 सबसेक्शन 1 में निर्देश अगर दे रहे हैं तो राज्य की सहमति होनी चाहिए। अगर राज्य की सहमति नहीं है तो नहीं दे सकते। ठीक है, अगर कानून है तब बात अलग हो जाती है, तब तो 256 में भी निर्देश दिया जा सकेगा और 258 सबसेक्शन 2 में निर्देश दिया जा सकेगा, वहां भी राज्य की कोई सहमति नहीं चाहिए। लेकिन कानून होना चाहिए। ठीक है, कानून अगर नहीं है तो नहीं दे सकते। ठीक है, इस वजह से अगर प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से केंद्र कोई योजना बना रहा है, ठीक है, तो उसे लागू करने से राज्य अपने यहां इनकार भी कर सकते हैं। ठीक है, और केंद्र कोई निर्देश ये नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर कानून है तब तो निर्देश भी होंगे और तब आपको निर्देश मानने भी होंगे। ठीक है, इन्हीं कारणों से ऐसी बात, ऐसे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ही रख दिया
कि कहीं यह स्थिति जो प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से केंद्र के द्वारा बनाई गई योजनाओं के संबंध में राज्यों के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, वो कहीं कानूनों के माध्यम से जिन विषयों का विनियमन आवश्यक समझा गया है उनके संबंध में भी राज्य उत्पन्न न कर दें, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है और पॉलिटिकल आदमी का अपना एक स्वभाव होता है, वो यहां का नहीं पूरी दुनिया में कहीं का भी हो। पॉलिटिकल आदमी के लिए अपनी बात और अपना स्वार्थ ये सबसे पहले होता है। वो अपने भले के लिए कुछ भी कर देगा, कुछ भी कर देगा। आप चाणक्य की स्टोरी पढ़ेंगे तो बड़ा महान आदमी है, लेकिन चंद्रगुप्त को सम्राट बना देने के लिए वो कुछ भी कर देता है, कुछ भी कर देगा, और कुछ भी कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये राजनीतिक व्यक्ति का स्वभाव होता है। तो जो पॉलिटिकल लोग होंगे वो अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए कुछ भी कर देंगे, इसलिए कहीं विधियों के संबंध में स्थिति पैदा ना हो जाए, इसके लिए 256, 257, 258 ये आर्टिकल्स बना दिए और इसमें कहा कि राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होगा। नहीं माना तो 365 अनुच्छेद है, वो ये कहता कि केंद्र के लिए ये मानना विधिपूर्ण होगा कि राज्य का जो शासन है वो संविधान की व्यवस्थाओं के मुताबिक नहीं चल रहा, क्योंकि 256, 257, 258 है कहां? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कहां है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप मानेंगे कैसे नहीं? अगर केंद्र कोई निर्देश दे रहा है, जैसे अभी जस्ट हम लोग 256 पढ़ेंगे, 256 की विशेषता यह है कि अगर केंद्र का कोई कानून मौजूद है, ठीक है, तो राज्य को अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करते समय इस बात का ख्याल रखना होगा। नो डाउट राज्य अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग अपने ढंग से करने के लिए स्वतंत्र है। यहां पर यह बात और समझ लेंगे, ये ठीक है 256, 257, 258 है, और 256, 257, 258 केंद्र को अधिकृत करते हैं कि वे प्रशासनिक आदेश इसके सहित ये निर्देश राज्य को दे सकते हैं कि वे अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार नहीं करेंगे कि केंद्र की विधियों पर कोई विपरीत प्रभाव कारित हो, या वे इस प्रकार अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करेंगे कि केंद्र की विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो। क्यों? क्योंकि केंद्र अपने कर्मचारी अलग नियुक्त करे अपनी विधियों के अनुपालन के लिए, तो ये दोहरी व्यवस्था अंततः देश के राजकोष के लिए हानिकर व्यवस्था होगी। इसलिए युक्ति संगत यह कि केंद्र इस प्रकार के निर्देश दे सकता है कि आप हमारी विधियों के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे, और यह भी निर्देश दे सकता है कि आप अपनी कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार नहीं करेंगे कि हमारी विधियों का अनुपालन ये या इसमें कोई व्यवधान पड़े, ऐसे नहीं करेंगे। जो निर्देश दिए जा सकते हैं, लेकिन केंद्र ऐसा कोई निर्देश नहीं दे सकता कि राज्य अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, इस संबंध में कोई निर्देश नहीं, क्योंकि राज्य को भी अनुच्छेद 162 के मुताबिक कार्यपालिकी शक्ति प्राप्त है। जिन विषयों तक उनकी विधायन की शक्ति है, और उनकी विधायन की शक्ति कहां तक है? राज्य सूची के विषयों पर और समवर्ती सूची के विषयों पर। हां, समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य जब कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करेंगे तो असंगति की मात्रा के, ठीक है, असंगति के नियम के मुताबिक उनकी कार्यपालिकी शक्ति केंद्र के मुकाबले, ठीक है, कम हो जाएगी। ये सही है, लेकिन अगर वो राज्य सूची के विषय पर अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो केंद्र
उन्हें कार्यपालिकी शक्ति के उपयोग के संबंध में कोई निर्देश नहीं देगा। ये भी सही है, ठीक है ना। तब कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता, तब वे अपनी कार्यपालिकी शक्ति के उपयोग को पूर्णतः स्वतंत्र होंगे। केंद्र जो निर्देश देगा 256, 257, 258 में, वो अपनी विधियों के अनुपालन इसे सुनिश्चित करने के लिए ही देगा, अन्यथा राज्य की कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग में वे किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह भी व्यवस्था है। लेकिन हां, यह ठीक है कि केंद्र अपनी कार्यपालिकी, अपनी विधियों के अनुपालन हेतु, ठीक है, क्या कर सकता है, राज्य को इस प्रकार के निर्देश दे सकता है कि वे उसकी विधियों के संबंध में अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करें। तो आप 256 देखेंगे, 256 क्या कहता है, देखें, कहता प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का, यानी 256 केवल उस दशा में लागू है जब संसद की कोई विधि मौजूद है। अगर संसद की कोई विधि मौजूद नहीं है तो 256 का उपयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। विधि का होना यह कंडीशन प्रेसिडेंट है 256 के उपयोग के लिए। यानी केंद्र ने अपनी प्रशासनिक ताकत में कोई शासनादेश जारी किया और शासनादेश के माध्यम से, ठीक है, कोई योजना बनाई, जैसे आंगनबाड़ी योजना है, फलाना है, डिमाका है, इस प्रकार की कोई योजना बनाई, वृद्धावस्था पेंशन है, ठीक है, आदि आदि, आयुष्मान योजना है, इस प्रकार की कोई योजना बनाई, ठीक है, तो 256 का उपयोग नहीं है। तब केंद्र उसे लागू करने के लिए राज्यों को कोई निर्देश नहीं देगा। विधि होनी चाहिए, कानून होना चाहिए संसद का, ठीक है ना। तो कहता है प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा, ठीक है, जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए, ये उस प्रयोजन कौन सा वो प्रयोजन जो 256(1) में ऊपर वर्णित किया गया है, उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए जिस प्रकार के निर्देश देना जरूरी लगे भारत सरकार को, राज्यों को उनकी कार्यपालिकी शक्ति के उपयोग के संबंध में उस प्रकार की, ठीक है, उस प्रकार के निर्देश केंद्र राज्यों को दे सकेगा, ठीक है। लेकिन राज्य की जो कार्यपालिकी शक्ति है उसके प्रयोग के संबंध में केंद्र कोई निर्देश नहीं देगा। राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग वे स्वयं करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। हां, राज्य की कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग के संबंध में भी केंद्र के द्वारा निर्देश दिए जा सकते हैं। कब? जब आपातकाल हो, जब इमरजेंसी हो, तब बात अलग है। जब इमरजेंसी आएगी तब आपको बताएंगे, तब केंद्र की शक्ति बढ़ जाएगी और वो राज्यों को इस प्रकार के निर्देश भी दे पाएंगे कि उनके द्वारा स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए। लेकिन सामान्य दशाओं में 256 लागू होगा और इमरजेंसी की दशा में इमरजेंसी प्रोविजन लागू होंगे। और आपको यह बताया गया कि निर्वचन का यह सामान्य सिद्धांत है कि जहां पर स्पेसिफिक सिचुएशन आ जाए वहां पर जनरल प्रोविजन लागू नहीं होता, उस स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए जो प्रोविजन है वही लागू होता है। तो कार्यपालिकीय शक्ति के प्रयोग के संबंध में निर्देश देने का जो हक है केंद्र का, उसके संबंध में साधारण उपबंध कहा हुए 256, 257, 258 और कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग के संबंध में
आपात की दशाओं में निर्देश देने का जो हक है, उसके संबंध में जो प्रोविजन है वो कहां है? आपात उपबंधों में। तो अगर आपात की दशा है तो वे उपबंध लागू होंगे। जनरल स्थिति है तो आपका 256, 257, 258 लागू होगा। यह सामान्य नियम है। तो इसके कारण से 256 सामान्य स्थिति में रहेगा और 256 क्या कह रहा है? प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है, ऐसी विद्यमान विधियां जो उस राज्य में लागू है। कौन सी ये विधियां कौन सी हो सकती? जो केंद्र ने 253 की ताकत का उपयोग करके बनाई है, ठीक है ना? 253 की ताकत का उपयोग करके बनाई है ऐसी विद्यमान विधियां जो उस राज्य में लागू है, ठीक है। और ऐसी विद्यमान विधियां यानी राज्य की भी कोई विधि है तो उसको भी लागू कराने के लिए वो कार्यपालिकी निर्देश दे सकते हैं। लेकिन राज्य अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, शासनादेशों के माध्यम से, तो वो नहीं बताएंगे कि आप अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करें, ये नहीं बताएंगे। लेकिन अगर विधि है, अगर कानून है, तो कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराना चाहे किसी का भी है, ये उन्हीं का काम है, ठीक है ना। कानून का अनुपालन राज्य का कानून है, केंद्र का कानून है, किसी का भी है, उसका अनुपालन सुनिश्चित कराना ये केंद्र का काम है। लेकिन अगर कानून नहीं है और राज्य अपनी कार्यपालिकी शक्ति में कुछ कर रहा है तो वो वैसा कर सकता है या नहीं, इसे सुनिश्चित करना फिर किसका काम है? न्यायपालिका का। फिर केंद्र कोई निर्देश राज्य को जारी नहीं करेगा कि आप स्वयं की कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करें, यदि इमरजेंसी नहीं है तो और इमरजेंसी है तब बात अलग हो जाएगी। ये यहां से क्लियर दिखाई देता है क्योंकि कहता प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा। ये शब्द ये अपेक्षा व्यक्त कर रहे हैं कि प्रत्येक राज्य स्वयं अपने आप कहने का अवसर ही न दे, अपने आप अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे, अपने आप करे कि जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का, विद्यमान विधियां इसके अंतर्गत इस टर्मिनोलॉजी में हर विधि आ गई, वो चाहे किसी विधायिका ने बनाई है, ठीक है। तो ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है अनुपालन सुनिश्चित रहे, यहां तक अपेक्षा की गई, ठीक है। पहले आपसे अपेक्षा ही की जानी चाहिए क्योंकि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक युक्तिसंगत बुद्धिमान मनुष्य होंगे और जब युक्तिसंगत और बुद्धिमान मनुष्य होंगे तो उम्मीद की जाती है आप ठीक से व्यवहार करेंगे। तो पहले आपसे अपेक्षा की गई कि प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा कि जिससे संसद का यानी संसद के द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है उनका अनुपालन सुनिश्चित रहे, इस प्रकार करेगा, ठीक है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है। अपेक्षा पे आप खरे नहीं उतरे, ठीक है। यानी आपने संघ की विधियां जो हैं और ऐसी विद्यमान विधियां जो उस राज्य में लागू हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित रहे, इस प्रकार अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग नहीं किया क्योंकि अनुपालन सुनिश्चित करना, ठीक है, किन चीजों का अनुपालन होगा ये तो विधियों के माध्यम से बता दिया गया कि इन चीजों का अनुपालन होगा, लेकिन वो अनुपालन वास्तव में हो इसको सुनिश्चित करना किसका काम है? सरकार का। और इसके अनुपालन को जब वो सुनिश्चित करेगी तो जिस शक्ति के माध्यम से सुनिश्चित करेगी उसी को तो कार्यपालिकी शक्ति कहा है, उसी को तो कार्यपालिकी शक्ति कहा। तो अपेक्षा यह की कि प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे कि संसद की विधियों का और ऐसी विधियां जो उस राज्य में लागू हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित रहे, ठीक है। और केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार राज्यों को
ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। ठीक है, आपको निर्देश तब भी दिए जा सकते हैं जब हमें यह लगता है कि आपको दिया गया काम आप ठीक तरीके से कर रहे हो, लेकिन अगर तरीका बदल दिया जाए तो यह और बेहतर तरीके से हो सकेगा, तो भी हम निर्देश दे सकेंगे। और उन दशाओं में जबकि हमें लगता है कि आप स्वयं को सौंपे गए काम को कर ही नहीं रहे, तब भी हम आपको काम करने का निर्देश ये दे सकते हैं। दोनों बातें हो सकती हैं। इसीलिए उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए 256 में, वो शब्द क्या प्रयोग किए कि राज्य से पहले तो अपेक्षा कर दी कि वो अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे कि साहब संसद की विधियों का और ऐसी विधियों का जो उस राज्य में लागू है उसका अनुपालन सुनिश्चित रहे, इस प्रकार करें। और राज्य से अपेक्षा के साथ साथ उन्होंने केंद्र से भी यह अपेक्षा की और केंद्र को हक भी दिया, और केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार। यानी वैसे कार्यपालिकी शक्ति क्या है? सामान्य प्रशासन को चलाने के लिए कोई काम करना, ठीक है ना, या विधियों के अनुपालन इसे सुनिश्चित करने के लिए कोई काम करना, ठीक है। और केंद्र की जो कार्यपालिकी शक्ति है वो अपनी विधियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने तक सीमित है, अनुच्छेद 73 के मुताबिक, ठीक है। वहीं तक तो कार्यपालिकी शक्ति है। राज्यों में जो विद्यमान विधियां हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित रहे, इसके लिए अलग से व्यवस्था किया जाना जरूरी है। इसलिए 256 बनाया और कहा कि केंद्र को इस प्रकार के निर्देश देने तक कार्यपालिकी शक्ति प्राप्त होगी कि वे इस आशय के निर्देश जारी कर दें जो उन्हें आवश्यक प्रतीत हो, जिन निर्देशों की प्रकृति ऐसी हो कि वे केंद्र की विधियों का और राज्य में लागू विधियों के अनुपालन को सुनिश्चित कर दें। इस प्रकार के निर्देश जारी करने का हक केंद्र को होगा। और इसका उदाहरण देखने को मिला वेस्ट बंगाल में। क्या था? इससे पहले कम्युनिस्टों की सरकारें थी, ममता बनर्जी से पहले। देखिए, ये ठीक है कि मजदूर का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन मजदूर का संरक्षण इस हद तक नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्री ही खत्म हो जाए। इस हद तक नहीं होना चाहिए। गरीब का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि बाकी सब मर जाएं। ठीक है, आप देखो जरा, चले जाओ किसी भी सड़क पर चले जाओ, पूरी जगह खाली पड़ी है, लेकिन वो क्या करेंगे? ठेला लाएंगे, सड़क पर लगा दिया उन्होंने, खड़े। उसके आगे एक मोटरसाइकिल वाले आए, उनने मोटरसाइकिल लगा दी क्योंकि वो हीरो है, ठीक है, वो फैंटम है। उसके बाद एक रेम्बो आए हु करते हुए, वो उस मोटरसाइकिल के पैरेलल मोटरसाइकिल लगा दिया, और फिर उसके आगे खुद खड़े हो गए और कोहनी ऐसे कर ली। ठीक है, अब ठेला है, ठेले के आगे दो मोटरसाइकिलें हैं, उसके आगे वो खड़े हैं, उनकी कोहनी ऐसे है, ठीक है, और खड़े बातें कर रहे हैं। अब आप पैदल निकल रहे हैं, उधर से 4 व्हीलर आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करें? ठीक है, कितनी जगह कवर हो गई। अब यहां से आप अगर निकले हैं तो 4 व्हीलर से टकरा जाएंगे, और अगर आपने उनसे कह दिया कि प्लीज भाई साहब जरा रास्ता दे दीजिए, तो वो ऐसे आपको घूरेंगे मानो वो दुर्वासा ऋषि हो और समस्त तपोबल उनमें घुस गया हो, और वो आपको अभी खड़े खड़े यहां भस्म कर देंगे। अब ऐसे गुस्सा आता, उठाए लाठी और मार लाठी ने यही गिरा दो। और वो गरीब हैं, वो ठेला लगाए हैं और सड़क पे ही खड़े हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, पूंजीपतियों का मजदूरों का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि इंडस्ट्री तबाह हो जाए। लेकिन वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट सरकारों ने यही किया। वहां क्या किया? ये निर्देश जारी कर दिया सरकार ने राज्य की
कि अगर मजदूर घेराव कर रहा है प्रबंध तंत्र का, तो पुलिस ऑफिसर या राज्य की जो कानून और व्यवस्था के जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो मजदूरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है, घेराव अगर कर रहे हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, न एफआईआर लिखेगी, न कुछ होगा। आप ये निर्देश कैसे दे सकते हैं? ठीक है, तब पिटीशन फाइल हुई कलकत्ता हाई कोर्ट में और केंद्र का निर्देश था इस संबंध में कि आप विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। तब कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप तो ये कर ही नहीं सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि केंद्र की जो विधियां हैं और जो राज्यों की विधियां हैं, यानी ऐसी विद्यमान विधियां जो राज्यों में लागू हो रही हैं, उन सबको लागू करने के लिए केंद्र आपको निर्देश दे सकता है। वो किसने बनाई, इससे मतलब ही नहीं। ठीक है, और तब कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब यह निर्देश जो राज्य सरकार की ओर से दिया गया था, इसको शून्य घोषित कर दिया। ठीक है, तब जाकर के वहां इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित हुई कि जो अवैधानिक कृत्य वहां मजदूरों के घेराव के नाम पर चल रहे थे, वो सारे बंद हुए। ठीक है, तो अगर 256, 257, 258 जैसे उपबंध न हो, ठीक है, तो फिर पैरेलल केंद्र को व्यवस्था निर्मित करनी ही होगी, अन्यथा राज्य उसके द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र अपनी विधियों के अनुपालन के लिए राज्य को सिर्फ प्रशासनिक निर्देश दे सकता है? और प्रशासनिक निर्देश अगर देगा तो उनकी सहमति से दे सकता है या उनकी सहमति के बिना भी दे सकता है, वे सहमत न भी हो तो भी दे दे? क्या यह स्थिति है? और अगर उसने प्रशासनिक निर्देश दे दिया तो क्या खुद कुछ कर सकता है? ठीक है, क्या केंद्रीय विधायिका स्वयं राज्यों को इस बात के लिए कर्तव्यबद्ध बना सकती है कि उनकी मशीनरी केंद्र के कानून का अनुपालन सुनिश्चित करेगी? स्वयं क्या केंद्रीय विधायिका केंद्रीय सरकार को इस ढंग का हक दे सकती है कि वे राज्यों के अधिकारियों को अपनी विधियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, अधिकृत कर दें? क्या ऐसी ताकत केंद्रीय विधायिका अपने कानून के माध्यम से उन्हें दे सकती है? और अगर केंद्रीय विधायिका ने कानून में कुछ नहीं कहा, तब केंद्र अपनी विधियों का अनुपालन कैसे सुनिश्चित कराएगा? यह 258 है, कल यह खत्म हो जाना चाहिए जहां तक हमें लगता है।